Welcome to my show. Today I'm with a very special person. I'm with the Coal Minister of India, Mr. Sri Prakash Jaiswal. Mr. Jaiswal, welcome to my show. मैं शुरू करूंगा सबसे पहले कोल रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए। काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि ये अथॉरिटी आएगा और इनफैक्ट इसी सेशन में लग रहा था कि ये ड्राफ्ट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस्ड भी होगा। तो क्या कारण है इसमें इतना डिले क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बिल आने में क्यों टाइम लगता है, क्यों इतने फेसेस से होकर गुजरता है। एक चीज़ का वादा साल भर पहले किया गया, 1.5 साल पहले किया गया, अभी तक नहीं आ पाया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको एग्ज़ामिन किया जाता है तमाम एजेंसियों के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भेजा जाता है, उनकी राय ली जाती है। सारी मिनिस्ट्रीज़ के पास जाता है, उनकी राय ली जाती है। लॉ मिनिस्ट्री के पास जाता है, उनकी राय ली जाती है। उसके बाद फिर बिल तैयार होता है, फिर बिल कैबिनेट में आता है, कैबिनेट का अप्रूवल लिया जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट में भी 6 महीने 8 महीने का प्रोसीजर है। राइट। लोकसभा ने अगर उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया, 2-3 महीने स्टैंडिंग कमेटी में लगता है। तो कोई भी बिल आज अगर हम अनाउंस करें कि हम कोल रेगुलेटर लाना चाहते हैं, तो कम से कम 2 साल चाहिए उसको एक्ट बनने में। उसी प्रोसेस में है। अब तो शायद इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक कैबिनेट में हमने भेजा था। कैबिनेट ने कुछ क्वेरीज़ की हैं राइट। और वो क्वेरीज़ को क्लियर करना है, सेटिस्फाई करना है कैबिनेट को। उसके बाद फिर कैबिनेट में पास होगा, तब फिर बिल टेबल होगा। टेबल होने के बाद पास होने का प्रोसीजर चलेगा। चर्चा ये भी है और क्योंकि इस अथॉरिटी में एक चेयरमैन होंगे और 4 सदस्य होंगे जैसा कि प्रस्तावित है। लेकिन जब ये अथॉरिटी बन जाएगा तब शायद ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री जो है वो एक कोल की जो प्राइस है जिसको फिक्स्ड आज मंत्रालय करता है, वो सारा पावर अथॉरिटी को चला जाएगा। और शायद ऐसा लगता है इसलिए मंत्रालय जानबूझकर इस बिल को पास नहीं कर रहा है या इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। देखिए, कोल की प्राइसिंग आज भी कोल इंडिया फिक्स करता है, राइट। मिनिस्ट्री नहीं फिक्स करती। ओके। लेकिन वो आपके कंट्रोल में है, कोल इंडिया। मिनिस्ट्री से वो कंसल्ट लेते हैं, मिनिस्ट्री से वो कंसल्ट करते रहते हैं और मिनिस्ट्री उनके पास पूरी पावर है कि वो जब चाहें तब कोल की प्राइस बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री से राय जरूर लेते हैं। चूँकि हमारा देश एक सोशलिस्टिक कंट्री है, हम कोल की प्राइस इतनी जल्दी नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसका असर बड़ा व्यापक होता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में बल्ब नहीं है और हम कोल की प्राइसेस बढ़ा के पावर की कीमतें बढ़ा दें तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट उन्हीं के ऊपर होगा। दूसरा इफेक्ट उनके ऊपर होगा जो इंडस्ट्री चलाते हैं। पावर की कीमतें बढ़ेंगी तो जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं उनकी लागत बढ़ जाएगी। उसका अल्टीमेट असर किसके ऊपर होगा? देश की जनता के ऊपर, खासतौर से गरीब जनता के ऊपर। इसलिए प्राइसिंग वैसे तो कोल इंडिया ही बढ़ाती है, इसमें हम लोगों का कोई इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमसे वो कंसल्ट करते हैं। तो हम भी उनको रोकते हैं कि भाई प्राइसिंग ज़्यादा ना करो, ज़्यादा करने से उसका इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो हमको ये देखना पड़ता है कि अगर प्रॉफिट कोल इंडिया का ठीक है तो कोल की प्राइस ज़्यादा बढ़ाने का क्या मतलब है। लेकिन अब दिक्कत ये भी है, अगर 2016 का जो प्रोजेक्शन है जहां डिमांड और सप्लाई की गैप को अगर देखें तो प्रोजेक्शन ये है कि लगभग 800 से ज़्यादा मिलियन टन कोल की आवश्यकता है और हम लोग जो प्रोड्यूस कर पाएंगे वो 450 मिलियन टन के आसपास, जिसमें डेफिसिट जो है लगभग 300 मिलियन टन का होगा। 250 मिलियन टन की। और इस पर अभी हाल में प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी चिंता व्यक्त की थी और कहा था प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो आपके मंत्रालय द्वारा कैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी तो इस क्षेत्र में बहुत चिंतित रहते हैं। वो जानते हैं कि जब तक कोल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक हम देश का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं, देश की ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते। सही है। उन्होंने बिल्कुल कमज़ोर नस पर हाथ रखा है। लोग तरह तरह की आलोचना करते हैं उनकी कि कोल ब्लॉक्स प्राइवेट सेक्टर में दिए गए, नहीं दिए जाते तो क्या हाल होता, कैसे कोल प्रोडक्शन होता। कोल इंडिया की अपनी लिमिटेशंस हैं। कोल इंडिया एक गवर्नमेंट की
कंपनी है, वहाँ पर जितनी ट्रेड यूनियन होती है, जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ख़ास तौर से कोल हमारे देश में ऐसी स्टेट्स में है जहाँ की लैंड ऑर्डर की पोजीशन बड़ी ख़राब है। कहीं नक्सलवादी प्रॉब्लम है, कहीं माओवादी प्रॉब्लम है, थेफ्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, R&R इश्यूज़ बहुत सारे हैं। राइट। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया था कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जो कैप्टिव यूज़ के लिए अगर कोई कोल ब्लॉक लेना चाहे तो उसको कोल ब्लॉक दिया जाए, जिसपे कम से कम प्रोडक्शन तो हो। प्रोडक्शन होगा तो देश पर ही खर्च होगा। राइट। चाहे वो कोल इंडिया करे, चाहे कैप्टिव यूज़ के लिए कोई प्राइवेट कंपनी करे। तो प्रधानमंत्री जी तो ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन तेज़ी के साथ बढ़े, और जिस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे FSA साइन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्टिव भेजा, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव गया कोल इंडिया को कि आप FSA साइन करिए, कम से कम 80% पे तो करिए। पहले जितना था जिनको लिंक दिया गया तो उनको 50%, 55% के लिए कंपेल कर रही थी कोल इंडिया, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि 80% से कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल इफेक्ट तो प्रोडक्शन पे आएगा और देश की ग्रोथ पर आएगा। अगर कोयला कम प्रोड्यूस हुआ तो उसका असर उस पर आएगा। और फिर कैप्टिव यूज़ के लिए हम दे रहे हैं, वो पावर बनाएगा, पावर जनरेट करेगा तो हमारे देश के काम आएगा। राइट। और पावर भी जो जनरेट करेगा 100% PPA उसको साइन करना पड़ेगा। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर को, कोल रेगुलेटरी अथॉरिटी को वो पावर देगा, तो उसका फ़ायदा कुल मिला के किसको है? इस देश के प्रोडक्शन को है, इस देश की ग्रोथ को है, आम जनता को है। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करें, जिससे कि हमारे देश में पावर की कमी को हम दूर कर सकें। अभी कैग का एक रिपोर्ट आया था, कैप्टिव कोल ब्लॉक्स जिस तरह से आवंटित किए गए प्राइवेट सेक्टर में भी और PSUs को भी दिए गए। अभी हाल में ही आपके मंत्रालय ने शो काउज नोटिस भी डाला है 58 कंपनियों को। इसका ज़रा बताएंगे विस्तार से, ये है क्या कारण? देखिए, कैग की कोई रिपोर्ट तो हमारे पास आई नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कैग के लोगों ने हमारे ऑफिसर्स को बुलाकर उनके साथ कंसल्ट किया है, उनको कहा है कि साहब इस तरीके से जो ये कोल ब्लॉक्स दिए गए हैं। अब कैग की जिम्मेदारी ये है कि वो चीज़ों को देखे और देख के अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करे। कैग की जिम्मेदारी देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो नहीं है। अब जिस तरीके की बात कही जा रही है, ये 1993 से लेकर 2009 तक जो कैप्टिव कोल ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं, उन्हीं पर लोग फिंगर रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कैग की बात तो मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि उन्होंने कोई ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं भेजी है। लेकिन जो लोग फिंगर रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस पर UPA या देश के प्रधानमंत्री के ऊपर फिंगर रेस करने की क्या ज़रूरत है? क्या तरीका है हमारे पास ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करने का? और कोई तरीका है सिवाय इसके कि हम कोल इंडिया के बाहर जाएं? कमर्शियल माइनिंग की परमिशन हमको है नहीं, कमर्शियल माइनिंग के लिए हम कोल ब्लॉक दे नहीं सकते हैं। कैप्टिव यूज़ के लिए कोल ब्लॉक दिए गए हैं, 1993 से दिए जा रहे हैं। UPA 1 के रिजीम में भी दिए गए, इसके पहले NDA के रिजीम में 35 कोल ब्लॉक उनके रिजीम में दिए गए। सबके पीछे सारी सरकारों की मंशा यही रही होगी। UPA 1 की मंशा तो मैं बता सकता हूँ, इसके पहले की सरकारों की भी मंशा यही रही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा